फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आईएएस प्रीलिम्स 2023 की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टर्मोइल इन पाकिस्तान। तो आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि जो पाकिस्तान है उसमें एक भारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक संकट चल रहा है। इससे पहले हम लास्ट ईयर कुछ इसी तरीके का संकट श्रीलंका में देख चुके हैं। श्रीलंका में भी काफ़ी इकोनॉमिक टर्मोइल था लास्ट ईयर, और इस साल पाकिस्तान भी उसी राह पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्मोइल है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रीज़न क्या हैं, आईएमएफ में इसका क्या रोल है। अब क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ आईएमएफ भी जोड़ के देखा जा रहा है, आईएमएफ का भी बड़ा रोल है। तो हम आईएमएफ का रोल भी जानेंगे और ये जानेंगे कि आईएमएफ ऐसे कंडीशन में या ऐसी स्थिति में जो कंट्रीज़ है उसकी कैसे हेल्प करता है, कंडीशनल एड कैसे देता है। तो सारा का सारा हम ये आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूं जिससे हम इकोनॉमिक की हेल्थ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी कि एक देश दिवालिया होने की कागार पे ऑलमोस्ट आ चुका है। एक बार मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो ये साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि जो आर्थिक संकट है उसका जो खतरा है वो बिल्कुल जो है वो सिर पे मंडरा रहा है। देखिए, जो पाकिस्तानी रुपये है, अगर मैं फरवरी 2023 महीने की बात करूं, उसका जो एक्सचेंज रेट है यानी कि डॉलर के मुकाबले जो उसका एक्सचेंज रेट है वो 271 तक पहुंच चुका है। यानी कि एक डॉलर पाकिस्तानी 271 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ा दिक्कत है पाकिस्तान जैसी इकॉनमी को। क्यों दिक्कत है? क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो एनर्जी में और फूड के बहुत सारे इंपोर्ट्स करती है, और अगर पाकिस्तानी रुपया का दाम घटेगा, पाकिस्तानी जो रुपया है वो डेप्रिशिएट होगा अगर डॉलर के अगेंस्ट, तो जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वही हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी रुपया है वो हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने वो गिरता चला जा रहा है, वो डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर। और ऐसी इकॉनमी, पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जो भी इंपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, अगर किसी देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है लेकिन उसके पास ऑप्टिमम फॉरेक्स रिजर्व है, किसी न किसी तरीके से वो फॉरेक्स रिजर्व का बंदोबस्त करके रखता है, तो कहीं ना कहीं जान बच जाती है, कहीं ना कहीं जो है रिलीफ का साइन होता है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी में वो साइन भी हमको नहीं दिखता है। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान का, अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इस कदर गिर चुका है कि वो अगले एक हफ्ते तक के भी इंपोर्ट्स जो है उसका बिल नहीं पे कर सकता। तो एक तरफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी खाली होता चला जा रहा है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ऐसे में क्या होता है कि जब जो एक इकॉनमी है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट महंगी होते चले जाएंगे क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, तो देश में इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज हो जाते हैं। तो वही हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की इकॉनमी की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं, सीपीआई की बात करूं, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को दर्शाता है, वो जनवरी 2023 में लगभग 27.6% तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो आइटम जनवरी 2022 में 100 रुपए का रहा होगा वो जनवरी 2023 में 127 रुपए 60 पैसे का हो गया होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लेशन का फिगर है। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 4% का बेंचमार्क जो है वो बना रखा है कि 4% ±2%। इस रेंज में अगर इन्फ्लेशन रहती है तो हम कहते हैं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम कर रही है। अब अगर आप इमेजिन करें किसी कंट्री की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 27% के आसपास पहुंच गया है,
तो कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो गेहूं के लिए, वो आटे के लिए भी परेशान हैं, आटे के लिए लाइन में लगे हैं, वहां पे फूड की स्कार्सिटी हो गई है। तो उसका कारण हमको कहीं ना कहीं यहाँ इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नजर आता है। अब जो ये इन्फ्लेशन है, जो 27.6% की इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, कहा जा रहा है कि लास्ट 5 दशकों में, यानी कि लास्ट 48 ईयर्स में इतनी इन्फ्लेशन पाकिस्तानी इकोनॉमी ने कभी नहीं देखी। ठीक है, तो 50% राइज इन द व्हीट प्राइस, जो व्हीट के दाम है, जो गेहूं के दाम है, उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है 1 साल के अंदर। तो व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है, बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूम होता है, रोज लोग उससे रोटी और अन्य ब्रेड बनाते हैं पाकिस्तान में। तो उसके दाम अगर 50% बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस या फूड सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एनर्जी पे डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट पे। तो बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है, और खासतौर से पंजाब रीजन के, उनमें वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, उनमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है लोगों को। इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक्सटर्नल डेट की बात करूं, यानी कि जो बाहर के देशों से ऋण है पाकिस्तान का, वो अराउंड 126.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था सितंबर 2022 में। ठीक है, और जो पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 70% वाले जोन से बाहर जा चुका है। अब वर्ल्ड बैंक का बेंचमार्क है कि अगर किसी देश का डेट टू जीडीपी रेशियो अगर 70% के बाहर निकल जाता है तो वो डेंजर जोन में आ जाता है। पाकिस्तान के साथ वो हो गया है। रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि जो 70% वाला जो मार्क है, जो जोन है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रॉस कर गई है। तो देखिए, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान में जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। इसके बाद आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले वहां पावर आउटेज थी, बहुत सारी जो सिटीज थी पाकिस्तान में, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट बिजनेस और ट्रेडिंग सेंटर्स थे, इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, उसमें पूरे एक दिन बिजली गायब रही थी, पावर आउटेजेस का सामना करना पड़ा था। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि टेररिस्ट अटैक भी हुए हैं पाकिस्तान में। तो हर तरफ से आप वहां देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, और जो टेररिज्म है वो भी अपना अगली जो हेड है वो धीरे धीरे रेज कर रहा है कंट्री में। तो सारी की सारी जो स्थिति है वो भयानक है पाकिस्तान में। अब आगे इसका एनालाइज करते हैं कि इनका कारण क्या है और क्या हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट है, जो बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, फूड के लिए, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सटर्नल डेट। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल डेट की बात करूं तो एक्सटर्नल डेट मैंने आपको बताया था कि डेट टू जीडीपी जो रेशियो होता है वो लेस देन 70% होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है उसके केस में ये 70% वाला जो जोन है, जो वर्ल्ड बैंक ने जो एक बेंचमार्क करके रखा हुआ है, वो क्रॉस हो चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा डेट है। ठीक है, जब डेट होता है किसी कंट्री पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी इंडिविजुअल पे, तो उसको डेट सर्विस करना पड़ता है। डेट सर्विस का मतलब है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप अगर किसी से उधार लेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी साहूकार से, तो आपको उस उधार के बदले में ब्याज देना पड़ेगा। तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं या डेट सर्विसिंग बोलते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं तो पाकिस्तान की सरकार जितना कमाती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जितनी रिसीट्स हैं, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50% जो है वो डेट के इंटरेस्ट को सर्विस करने में ही जा रहा है। यानी कि इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि जितनी पाकिस्तान की सरकार की कमाई हो रही है उसका 40 to 50% डेट के इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। तो ये एक्सटर्नल डेट का हाल है पाकिस्तान की सरकार का। अब देखिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए वो कोई नया इवेंट नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो लास्ट 70-75 ईयर्स में कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देख चुकी हैं। लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए या अच्छी किस्मत कह लीजिए, कोई ना कोई उनको बेल आउट करने आ जाता है। और कई बार जो बेल आउट करने वाले होते हैं वो रीजनल पावर्स होते हैं, जैसे चाइना या मे बी सऊदी अरेबिया होता है।
या यूएस ने भी कई बार जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला है। लेकिन अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो ही डूबियस रही है, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी इकोनॉमिक क्राइसिस का आना। पर जिस मैग्नीट्यूड का, जितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में इस बार आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि हिस्ट्री में उतना उस लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी पाकिस्तान की सरकार ने या पाकिस्तान की आवाम ने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, अब क्या है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो शुरुआत से ही, जब से ही पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई है, वो डोनर्स पे, चैरिटी पे और फ्रेंडली कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहा है। यानी कि जिस कदर गुड्स एंड सर्विसेज एक देश में प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, जिस कदर सेल्फ सफिशिएंसी का अप्रोच सरकारों को रखना चाहिए था, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही डोनेशन पे, डोनर्स पे, चैरिटी पे और फ्रेंडली कंट्रीज पे डिपेंडेंट रही है। तो इनिशियली जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूनाइटेड स्टेट्स ने, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन एशिया, पाकिस्तान को में बहुत पैसा पंप इन किया। उसके बाद अब जब यूएस के बाद अगर हम देखेंगे तो चाइना का भी ऑल वेदर सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता आया है। ठीक है, तो आपने सुना होगा CEPC इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चाइना पाकिस्तान में बना रहा है। तो बहुत सारा पैसा यूएस ने एक टाइम पे और चाइना ने भी पाकिस्तान में पंप इन किया है। ठीक है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग मोर देन नेसेसरी इन मिलिट्री टू गिविंग फ्रीबीज। देखिए, दो चीजें, दो एस्पेक्ट जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर दिया है, वो है कि एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री। अगर आप पाकिस्तान का फॉर्मेशन देखें, अगर आप पाकिस्तान का इंसेप्शन देखें, जिस तरीके से वो देश बनाया है, वो देश जो है वो हेट्रेड पे बनाया है, वो देश जो है फियर पे बनाया है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, तो वो बात करते थे इस्लाम इन डेंजर की, कि जो हिंदू मेजॉरिटी कांग्रेस है, जो कांग्रेस उस टाइम पे लीडरशिप दे रही थी नेशनल मूवमेंट को, तो जिन्ना का कहना था कि क्योंकि जो कांग्रेस है वो एक हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है, उसमें हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में है, तो ऐसे में जो इस्लाम है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, एक सेपरेट देश चाहिए। तो उस हेट्रेड, उस फियर की वजह से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी भी ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, उन्होंने डोनरशिप पे, उन्होंने चैरिटी पे, उन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज पे और खास तौर पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया। अब पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरीके से है कि आप अगर रूरल एरियाज में गए होंगे, खासतौर से अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे गांव वाले ऐसे होते हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, घर में वो दाने दाने को मोहताज होते हैं, लेकिन वो टशन के लिए या आप कह लीजिए वो मे बी एज अ स्टेटस सिंबल वो बंदूक रखना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल वही हाल पाकिस्तान का है। इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन एक्सेसिव जो पाकिस्तान ने एक्सपेंडिचर किया है वो मिलिट्री पे किया है। जब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना तो पाकिस्तान ने एज अ चैलेंज उसको लिया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बना के दिखाया। तो क्या हो रहा है इंडिया के कंपटीशन में, और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटलिज्म, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो एक बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखती हैं, खासतौर से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, जिससे उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। और क्या होता है कि डेवलपमेंटल जो वर्क्स हैं और जो प्रोडक्टिव वर्क्स हैं उसमें फंडिंग नहीं हो पाती, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता, और जो इकोनॉमी है वो स्ट्रक्चरली इंप्रूव नहीं हो पाई। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और एक फ्रीबीज। ठीक है, जब इकोनॉमी ढंग से ग्रो नहीं करेगी तो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि लोगों को खुश करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए सरकारों को फ्रीबीज जो है वो लोगों को देनी पड़ेगी। तो एक पीरियड तक तो वो चल सकता है, एक पीरियड तक 5 साल, 10 साल, 15 साल इसकी लॉन्जिविटी हो सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में ये ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आना, ऐसा डिफॉल्ट होना पाकिस्तान का लगभग तय था। पाकिस्तान फॉर्चुनेट रहा कि उसको एक टाइम पे यूएस ने, फिर उसके बाद चाइना ने बेल आउट किया, इकोनॉमिक यानी कि बहुत सारा पैसा उसकी इकोनॉमी में पंप इन किया। लेकिन अब जो है स्थिति इतनी खराब हो गई है कि शायद जो पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, जैसे चाइना हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, वो भी शायद उसको ना बचा पाए। ठीक है, अब पाकिस्तान टुक सेवरल इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी डिसीजंस व्हिच वर इन इट्स
पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड नॉट इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीबीज का कल्चर, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और खास तौर से इंडिया को एग्जिस्टेंशियल एनिमी मानना जो पाकिस्तान है उसको बहुत भारी पड़ा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसा क्राइसिस पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है वैसा सिमिलर क्राइसिस पाकिस्तान ने 1998 में भी फेस किया था, जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, जब उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन एक कंट्री घोषित किया था, जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी। उसके बाद आफ्टर 9/11 यानी कि जब 9/11 के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स जब अफगानिस्तान के पीछे भागा था, जब अगर अफगानिस्तान में को कैप्चर करने के लिए भागा था, तब भी पाकिस्तान को दिक्कत आई थी। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल जो है अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे था, तो पाकिस्तान की जरूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारा पैसा पंप इन किया और उस टाइम पे जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी उसको टर्मोइल से निकाला। ठीक है, उसके बाद चाइना ने पैसा पंप इन करना शुरू कर दिया। 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, तब चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी। ठीक है, तो ये डूबियस हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने कभी भी सेल्फ डिपेंडेंसी या सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ काम नहीं किया, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, इंडिया को एज अ एनिमी माना, पूरा का पूरा फोकस कश्मीर पे रखा, कश्मीर के नाम पे इलेक्शंस लड़े, कश्मीर पे नाम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर में आई, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस पे किया, जिसके कारण जो इकॉनमी है वो टर्मोइल होती आ रही थी। फॉर्चुनेट था पाकिस्तान की 1998 में और 2001 में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको कुछ फ्रेंड्स का साथ मिला, कुछ डोनर्स का साथ मिला, जिससे वो बच पाया, लेकिन इस बार बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री, जब भी कोई देश, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इंपोर्ट कर पाए चीजों को, क्योंकि इंपोर्ट के लिए तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि जो IMF है वो पिक्चर में आता है। तो पाकिस्तान IMF के साथ कई बार पाकिस्तान IMF से जो लोन है वो मांग चुका है। अब देखिए जो IMF है वो कंसेशनल रेट पे लोन देता है। अगर किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि उसके फॉरेन रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, उसको इंपोर्ट करने के लिए जो बहुत एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंपोर्ट करने के लिए उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तब IMF जो है वो बेल आउट करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जो IMF होता है उसके साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है कि वो कुछ ना कुछ कोलैटरल रखता है, ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंडीशनैलिटी या कंडीशंस। IMF बेल आउट करता है, किसी कंट्री को क्राइसिस आता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, तो IMF उसकी मदद करता है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। ठीक है, तो जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहां सेल लिखी होती है 50%, बट साथ में एक एस्ट्रिक भी लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। वही हाल IMF का है। IMF ऐसे केसेस में जब किसी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो टर्मोइल में होती है और उसको IMF से एड चाहिए होता है, तो IMF उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करता है, कुछ कंडीशनैलिटीज अप्लाई करता है। वो कंडीशन अप्लाई को क्या कहा जाता है, उसको अच्छी भाषा में रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो कोई कंट्री है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको एनर्जी के लिए, क्रूड ऑयल के लिए पैसे चाहिए, उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो वो IMF के पास जाएगी, IMF उसकी मदद कर देगा, लेकिन IMF उसके साथ कुछ शर्तें रखेगा। पहले वो शर्तें देख लेते हैं, वो शर्तें क्या होती हैं। देखिए जो ये शर्तें होती हैं वो होती हैं रिलेटेड टू ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि जो सरकारें हैं वो अपना खर्चा कम करें, बेफिजूल का खर्चा ना करें, अपना फिस्कल डेफिसिट घटाएं। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी जो करेंसी है उसको अप्रिशिएट करके रखा होता है, तो IMF बोलती है कि मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन आप पहले अपनी जो करेंसी है उसको मार्केट रेट पे लेके आइए, लेट दी मार्केट फोर्सेस प्ले द रोल, जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन ना करे। तो कई बार जो देश हैं उनको अपनी जो करेंसीज है उनको डीवैल्यूएट करना पड़ता है। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो IMF है वो बोलती है कि आप जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ट्रेड पे, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर से जो सामान आ रहा है आपके देश में, उस पे जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर है वो हटाएं। फिर रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, जब सब्सिडीज घटेंगी तो क्या होगा, लोगों को फ्रीबीज कम मिलेंगी, लोगों को सुविधाएं कम मिलेंगी। जो लोगों को जो सब्सिडीज हैं वो कम होती हैं तो क्या होता है, कुछ
कुछ कुछ सब्सिडीज होती हैं जो फूड पे होती हैं, कुछ कुछ सब्सिडीज कई कई देशों में फ्यूल पे होती हैं, वो अगर कम होती हैं तो क्या होता है, तो लोगों को जो सामान है वो महंगा लगने लगता है और जो सरकार है वो अनपॉपुलर हो जाती है। लेकिन जो IMF ये कहती है कि अगर आपको उभरना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखने हैं, तो जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स पर सुपरसीड करनी चाहिए, जो इकोनॉमी है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसी के लिए ये रिफॉर्म्स जो है वो जो IMF है वो सजेस्ट करती है। फिर एक्सचेंज रेट का लिबरलाइजेशन, एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चले, लेबर रिफॉर्म और डाउन साइज, यानी कि कुल मिला के देखा जाए सरकार अपना खर्चा कम करे, मार्केट फोर्स को फ्रीली प्ले होने दे कंट्री में, और कोई भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर है, अगर ट्रेड लिबरलाइजेशन के आगे कोई बैरियर आ रहा है तो उसको हटाए। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो IMF है वो उसने पाकिस्तान के सामने भी रखी। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को अब क्या होता है, एक मैं आपको और चीज बताता हूं कि जो IMF पैसा जो कमिट करती है, सपोज किसी कंट्री ने कहा कि ओके मुझे सपोज 100 रुपीज चाहिए या $100 चाहिए IMF से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो IMF बोलेगी पहले आप ये दो करिए, फिर मैं आपको पहले $10 दूंगी, फिर आप ये दो करिए, उसके बाद मैं $20 और रिलीज करूंगी, फिर आप ये करिए तो फिर बाकी का पैसा मैं तब रिलीज करूंगी, यानी कि ट्रेंचेस में, यानी कि किश्तों में जो IMF है वो पैसा देती है। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो कंडीशंस IMF ने इंपोज करी हुई हैं या जो कंडीशनैलिटी IMF ने लगाई हुई है पाकिस्तान पे, वो पाकिस्तान पूरा नहीं करता है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं वो पूरा नहीं कर पाती हैं। उसका पीछे कारण क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाएंगी, सब्सिडीज कम करेंगी, तो लोगों का गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा, जो लोग हैं वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो अनपॉपुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कारण है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में बहुत बोल्ड डिसीजन गवर्नमेंट्स को लेना पड़ेगा ऑस्टेरिटी मेजर को लेके, लेकिन अगर आप देखेंगे साथ में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, साथ में आप देखेंगे कि फूड एंड पावर शॉर्टेजेस चल रही हैं, ऐसे में गवर्नमेंट अगर और टैक्स का बर्डन या और सब्सिडीज रिड्यूस करती है लोगों पे से, तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगी, अनपॉपुलर हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में साथ साथ में पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है। जो उनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको हटा दिया गया है, लेकिन जो इमरान खान है वो अभी भी पॉपुलर हैं, वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं, एक सेक्शन में वो काफ़ी पॉपुलर हैं। और जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो खुद अनपॉपुलर हो जाए और फिर उसका जो फायदा है वो इमरान खान को मिल जाए और नेक्स्ट इलेक्शन में जो इमरान खान है वो पावर में आ जाए। अब एक और प्रॉब्लम है, एक और पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो टेन्योर है वो अगस्त 2023 में खत्म हो रहा है। अब अगस्त 2023 के बाद जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अराउंड अप टू 90 डेज के लिए वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी जो इंश्योर करेगी कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो कंडक्ट हो सकें। अब ये 90 डेज, लगभग 90 डेज के लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके पास राइट नहीं होगा कि वो IMF के साथ कोई फर्दर नेगोशिएशन कर पाए या वो कोई हार्ड डिसीजन ले पाए। तो अगस्त 2023 तक जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 5-6 महीने पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो IMF से कोई बेल आउट पैकेज के लिए नेगोशिएट कर पाए। ठीक है, तो अभी जो रीसेंट जो नेगोशिएशन हुए हैं पाकिस्तान के और IMF के, उसमें IMF ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी कंडीशनैलिटीज को, वो अपनी कंडीशंस को कम नहीं करने वाला है। जो IMF है, जो पाकिस्तान है, वो जितनी भी कंडीशनैलिटीज या जितनी भी शर्तें IMF ने रखी थी उसको पूरा नहीं कर पाया है। इस वजह से पाकिस्तान के पास जो IMF को बेल आउट पैकेज के लिए उसको किश्त आनी थी, अगली किश्त आनी थी, वो रुकी हुई है। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ जो हमको देखने को मिल रही हैं। और जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एक्चुअल रीजंस भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एज अ नेशन इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ फियर एंड हेट, और जो फियर एंड हेट है इसी के अराउंड जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आज तक भी चलती आ रही है। आज तक पाकिस्तान की जितनी सरकारें हैं वो पावर में आने के लिए कश्मीर का इशू और इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करती आई हैं और वही उनको पॉपुलर भी बनाता आया है। तो फियर एंड हेट वाला जो कल्चर है उसको पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किसी भी सरकार ने अपना जो टेन्योर है वो कभी पूरा नहीं किया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिस्ट्री का कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो समय से पहले ही उनको जाना पड़ा है, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। उसके अलावा पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो डीप रूटेड या मैच्योर नहीं हो पाई है,
क्योंकि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कई बार इंटरवीन कर चुकी है और वो कई बार जो गवर्नमेंट है उसको अपने, या जो गवर्नेंस है उसको अपने हाथ में ले चुकी है। जैसे एग्जांपल है परवेज मुशर्रफ साहब, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का डीप इन रूट ना होना, डेमोक्रेसी का मैच्योर ना होना, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का स्ट्रांग रहना, लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ये बड़ा कारण है। अगर लिबरल डेमोक्रेटिक एथोस जैसे इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा बेटर है इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंडिया ने लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, जैसे इंडिया में जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें कोई ब्लड शेड नहीं होता, उसमें कोई मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें कोई वायलेंस नहीं होता, वैसा कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई एग्जीक्यूटिव है, वो आज तो पोस्ट पे है, आज ऑल पावरफुल है, और कल उसको जो है जेल में डाल दिया गया। तो वो कल्चर इंडिया में नहीं है, और यहीं पे पाकिस्तान जो है वो लैक कर रहा है। फिर पावरफुल फंडामेंटलिस्ट, अगर मैं फंडामेंटलिस्ट की बात करूं तो जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हैं, उनका भी एक स्ट्रांग से है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और प्रिविलेज्ड एलिट्स, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो 2 to 3% जो लोग हैं वो सुपर रिच हैं, वो हाईली रिच हैं, हाईली प्रिविलेज्ड हैं। ये भी एक कारण है पाकिस्तान के एक्चुअल रीजन का, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो फेल हो रही है। अब जो प्रीलिम्स है, अब मेंस में क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के फेलियर का, तो आप इस एनालिसिस के बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि क्या रीज़न है, क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स पाकिस्तान को लेने चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमएफ की क्या क्या कंडीशनैलिटी होती हैं, आईएमएफ जो है वो कैसे लोन देता है, आईएमएफ जो है क्या वो सिर्फ कंडीशंस के बेसिस पे लोन देता है या उसमें कोलैटरल और इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो आईएमएफ के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ बहुत न्यूज़ में है, तो हम अगला वीडियो जो करेंगे वो आईएमएफ के रोल पे करेंगे कि जब आईएमएफ किसी ट्रबलिंग इकोनॉमी में को बेल आउट करने की बात करता है तो उसके साथ क्या कंडीशनैलिटी वो रखता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का टर्मोइल हमने इस वीडियो में समझा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ के रोल के बारे में, आईएमएफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पाकिस्तान से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए, मुझको लिख के भेजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।